friends, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. In today's session, we will be covering the next part of history, part 2. इससे पहले I have uploaded part 1. जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है एंड दे आर व्यूइंग द पार्ट 2 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं बोलना चाहूँगी उनको कि वो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें, बिकॉज ये जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं ये फाउंडेशन कोर्स ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ है एंड ये सीरीज़ इन कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगी, राइट. एंड आई हैव सम ऑफ द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि मैम व्हाट अबाउट द 11th क्लास एनसीईआरटी एंड 12th क्लास एनसीईआरटीज. सो बच्चों जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज है ना, दे विल ऑल्सो बी फॉलोड अप. जो मैंने वीडियो बनाई थी दैट वाज ऑफ द, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि पहले प्रायोरिटी हम देंगे फ्रॉम क्लास 6 to 10th. जैसे ही हमारा क्लास 6 to 10th खत्म हो जाएगा, then we will be starting with the 11th and 12th and then we will be moving to the reference books. क्लियर. तो जो भी बच्चों को डाउट है कि नहीं हमारा सिर्फ क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी कवर होंगी, तो इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगी कि वी विल बी कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर टारगेटिंग यूपीएससी 2020, राइट. अब इससे बड़ी एश्योरिटी इज नथिंग. सो माइंड में थोड़ा सा भी डाउट ना रखें एंड अपनी प्रेपरेशंस पे अच्छे से जुट जाएं बिना टाइम वेस्ट किए और बिना सोचे कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, कैसे करना है. ठीक है. स्टार्ट विद हिस्ट्री, स्टार्ट विद दिस कोर्स. जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, देयर वर ऑल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग फॉर द पीपीटीज, राइट. इफ आई विल बी यूजिंग द पीपीटी तो इसमें बच्चों आपका नुकसान मेरा फायदा. ठीक है. सो बट मुझे मेरा फायदा नहीं, मुझे आप लोगों का बेनिफिट चाहिए. आई वॉन्टेड दैट यू पीपल शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस, नॉट मी, राइट. सो इफ आई विल बी राइटिंग डाउन द पीपीटी, what will be your task? Your task will be to understand, right? And what will be the efforts you would be making? Why I am using this mode? Because if I am writing, you will also write. I want you to write with me so that एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद आप उसको क्या करो, आप उसको रिवाइज करो, राइट. दिस इज माई मेथडोलॉजी. आई हैव बीन इनटू टीचिंग फ्रॉम पास्ट ईयर्स एंड आई फॉलो दिस मेथडोलॉजी इंस्टेड ऑफ पीपीटीज बिकॉज पीपीटीज इज जस्ट शोइंग ऑफ द स्लाइड्स एंड जस्ट मूविंग एंड रशिंग फॉरवर्ड, राइट. पीपीटी वो लोग यूज करते हैं जिनको जस्ट इन अ आर में सब कुछ कंपाइल अप करना है, बट आई डोंट वॉन्ट टू रश एंड आई नीदर वॉन्टेड टू रश एंड आई डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिकल्स डाटा टू बी शोन ऑन दिस हिस्ट्री पार्ट, राइट. वेर एवर देर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द पीपीटी पार्ट, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो. All right, I hope your doubt would have been clear, right? And if there would be any writing issue, I'll take a clear note on that. I will write down clearly so that you can clearly understand what has been written on the slides. Apart from history की टेंशन तो मैंने आपकी दूर कर दी है, but apart from history, what you have to do for the maximum material, you can visit jatinverma.org, right? www.jatinverma.org. You will get the sufficient material starting from the current affairs, PIB analysis and much more things you can get here. So what you have to do is you have to visit this site, right? So let's start with the part of today. हमने part 1 जो छोड़ा था that was कि how the archaeologist got the references, कैसे उनको सोर्सेस के बारे में पता चला. तो हमने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में देखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वहाँ से हमें क्लियर हुआ. देन हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, है ना. एंड यहाँ पे फिर हमने हमारा लेक्चर्स को एंड कर दिया था पार्ट 1 को. सो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरह जो एंशिएंट पीपल के लोग थे वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड दैट व्हाई दे वर इन अ नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्या आज हम 2 महीने किसी एक जगह पे एंड तीसरा मंथ कहीं और जगह पे लगाते हैं? नो, वी आर परमानेंटली सेटल्ड टू आवर बर्थ प्लेसेस, राइट. और वी आर परमानेंटली सेटल्ड वेयर आवर पेरेंट्स आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, राइट. वी आर ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग एडल्ट इन दैट प्लेस ओनली, राइट. वी आर नॉट मूविंग इन सर्च ऑफ फूड और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. सो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जिनकी वजह से जो लोग थे वो एक दूसरे प्लेस में मूव करते थे? सो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था द पीपल वो कॉल्ड द स्किल गैदरर, या फिर उनको क्या बोला जाता था, हंटर,
hunter gatherers. ठीक है. Now why they were called the hunter gatherer and skill gatherer? Because they were moving from one place to another in search of food, right? Now the question is why there was a requirement of moving from one place to another, right? तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि अगर वो एक ही प्लेस पे रहते तो क्या होता. इफ दे वुड बी सर्वाइविंग एट द वन प्लेस ओनली, देन उन्होंने उस जगह का सारा जितने भी रिसोर्सेज होंगे, दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड द एनिमल रिसोर्सेज. सो एक पॉइंट ये हो गया हमारा. देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि एनिमल्स यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर स्मॉलर प्रे और अ लार्जर प्रे इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड. सो टू हंट देम दे हैव टू ऑल्सो टेक द include the movement of the animal so they can hunt the animal, right? Third can be that plants and trees used to bear the fruits in the different seasons. So this was one of the major reasons that they have to migrate from one place to another. And the third was the need of the water, right? So I am about to write here the reasons. One is they would have eaten up with all the available plants and animal resources. All the available plants and animal resources would come to an end, right? अगर वो एक ही जगह पे रहते तो जितना भी उस सराउंडिंग का प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज था वो खत्म हो जाना था. सेकेंड, मूवमेंट ऑफ एनिमल. इसको पॉइंट को किस तरह से इलैबोरेट कर सकते हैं. जो भी एनिमल्स थे दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड. अब स्किल गैदरर को खुद का खाना चाहिए, सो दे यूज टू हंट दोज एनिमल्स. ठीक है, सपोज एक डियर है, उनको डियर को हंट करना है. ठीक है, अब डियर क्या कर रहा है, वो अपने खाने के लिए किसी और जगह पे जा रहा है, कहीं और जंगलों में जा रहा है, तो वो उसको पीछा करते करते किसी और जंगलों में पहुंच जाते थे. दिस इज अ मूवमेंट ऑफ द एनिमल, राइट. देन नेक्स्ट इज कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी प्लांट्स थे या फ्रूट्स थे वो सीजनल फ्रूट्स थे. ठीक है, जो भी प्लांट्स एंड फ्रूट्स थे दे वर सीजनल. तो एक सीजन में आते थे, दूसरे सीजन में नहीं आते थे. अब जिस सीजन में नहीं आते उस सीजन में तो उनको मूव करना पड़ेगा ना. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर एंड कंसीडर्ड द प्रायर रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड द लास्ट वन इज द नीड ऑफ वाटर. ठीक है, तो कुछ समय, उस समय पे कुछ रिवर्स जो होते थे पेरेनियल होते थे, बट यूजुअली कुछ जो होते थे वो सीजनल होते थे. एंड आफ्टर सम टाइम दे यूज टू गेट अप ड्राई. सो जब वो ड्राई हो जाते थे तो पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था. डेली दूर जाना इम्पॉसिबल टास्क था. सो दे डिसाइडेड टू लिव नियर बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, राइट. सो इस तरीके से उनका हंटर गैदरर का मूवमेंट देखा जाता था एंड दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. इन दिस एंटायर हिस्ट्री वी विल बी डीलिंग विद हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड, किस तरह से क्या क्या चीजें होती गई, राइट. सो बी in the flow in which I am teaching. You will get to know each and every part, right. Now how do we know about this people? मैं जैसे अभी आपको बता रही हूँ कि वो लोग ऐसे करते थे, ये करते थे. how do we just came to know about this? So जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं they have undergone through various excavations. through आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रिसोर्सेज फाउंड करे. बेसिकली they have found some of the remains. ठीक है, रिमेन्स, जिन रिमेन्स को स्टडी जब करा गया तब पता चला कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो थी वो होती थी. तो दिस रिमेन्स हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड उन्हीं से हमें कुछ आगे फर्दर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन मिली है. ठीक है, तो कुछ रिमेन्स जो हमें उस टाइम के लोगों के पाए गए थे, दैट वर पीपल जो थे वो यूज़ करते थे स्पेशली टूल्स को. एंड दैट टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन. एंड देन स्टोन के साथ वुड को भी अटैच करते थे फॉर मेकिंग अप द हैंडल. एंड इसके साथ साथ टूल्स में बोन्स का यूज़ भी किया जाता था. तो 3 कंपोनेंट से वो टूल को बनाते थे. ठीक है, एंड इन तीनों में से जो स्टोन टूल था ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता था. एंड लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसको हम क्या करते हैं, डीके भी कर दिया जाता था, अगर इसको एक तरह से मतलब दबा भी दिया जाता था मिट्टी में, तो भी ये लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल करता था. एंड इसी के रिमेन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें पता चला है, राइट. एंड एक और कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि फायरवुड जो था वो चॉपिंग ऑफ वुड के लिए यूज़ किया जाता था. फायरवुड, सो फायरवुड जो था दैट वाज यूज्ड फॉर चॉपिंग ऑफ वुड. स्टोन्स के साथ भी होती थी. सो दिस वाज वन वाज एडिशनल, दिस वाज फायरवुड,
ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंडिंग्स के द्वारा हमें कुछ रिमेन्स मिलते हैं। राइट नाउ रिमेन्स की बात होगी। अब लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स वगैरह बनाने के लिए, ऑब्वियसली स्टोन टूल्स बनाने हैं उन्होंने, तो स्टोन टूल्स बनाने के लिए अब कोई ऐसा ये तो नहीं देखेंगे जहाँ पे स्टोन नहीं होता था। सो दे यूज टू मूव टू द प्लेस वेयर देयर वर द वेरी बिग बिग शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ द स्टोन। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म अराइज होती है दैट विल क्लियरली सेटअप योर माइंड, दैट वाज फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट वो साइट है जहाँ पे पुराने समय के लोग जाके अपना क्या करते थे, स्टोन टूल्स को यहाँ पे बनाते थे। जैसे आज के टाइम पे हमें किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तो एक सेटअप प्लांट लगा होता है ना, तो फैक्ट्री साइट वो जगह है जहाँ पे वो लोग अपने टूल्स को बनाते थे। ठीक है। एंड जब भी फैक्ट्री साइट्स के बारे में कैसे पता चला, जो भी डिस्कार्डेड स्टोन्स थे जो परफेक्ट शेप में नहीं थे वो लोगों के द्वारा डिस्कार्ड किए गए थे, एंड उन डिस्कार्डेड स्टोन्स की एक्सकवेशन के बाद में पता चला कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ द स्टोन्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लोग सर्वाइव करते थे। एंड कुछ समय तक वहाँ पे लोग, जब तक वो अपने टूल्स का मैन्युफैक्चर करते थे तो वो वहाँ पे रहते थे भी। अगर वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे तो इसको बोला जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो इसको नाम बदल दिया जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। क्यों हैबिटेशन? बिकॉज अब लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो जो भी बड़े बड़े चट्टानों के एक तरह से स्ट्रक्चर बना होता था वो ऐसे करके ना केव्स प्रोवाइड करते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे फॉर देयर सर्वाइवल पार्ट। ठीक है। तो इस वजह से इसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी बोला गया है। राइट। अब क्वेश्चन ये आपको माइंड में रखना है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट साइट है जिसमें मतलब कि फैक्ट्री साइट फाउंड हुई है। तो एक साइट है जिसका नाम है भिमबेटका, जो कि प्रेजेंटली है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे फैक्ट्री साइट जो है वो क्या हुई है, फाउंड हुई है। नाउ अब बात आती है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। सो हाउ द पीपल यूज टू मेक अप द स्टोन टूल्स, किस तरह से वो स्टोन टूल्स को बनाते थे। सो द टू प्रोसेसेस विच वर यूज्ड बाय देम वाज, दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा वो स्टोन टूल को क्या करते थे, बनाते थे। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस वाज नेम्ड एज स्टोन ऑन स्टोन एंड द सेकेंड प्रोसेस वाज नोन एज प्रेशर फ्लेकिंग। राइट। अब देखो वो भी एक टाइम था जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, आज के टाइम पे हमें तो बने बनाए टूल्स मिल जाते हैं, राइट, बट उस टाइम पे उन लोगों ने अपने माइंड का यूज करके टूल्स का क्रिएटिविटी करा। राइट। फ्रॉम देयर ओनली वी जस्ट केम टू नो अबाउट द वर्ड ऑफ टूल्स एंड द यूसेज ऑफ द टूल्स, बिकॉज दे वर इन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पार्ट। उनको नीड थी तो उन्होंने हर एक नीड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढते गए। राइट। बट आज के टाइम पे वी आर हैविंग एवरी सॉल्यूशंस, फिर भी हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है। सो स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग, दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स विच वर यूज्ड बाय देम फॉर मेकिंग अप द टूल्स। अब स्टोन ऑन स्टोन में एंड प्रेशर फ्लेकिंग में फ़र्क क्या है? एक बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा फ़र्क है, दैट इज जो आपका स्टोन ऑन स्टोन है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है, एक पेबल ले लिया, राइट। पेबल जिसको मैंने टूल बनाना है उसका मैंने नाम दे दिया कोर। तो जिसको भी टूल बनाना है, जो भी स्टोन को या छोटे से पेबल को या वॉट एवर द पेबल साइज लार्ज मीडियम स्मॉल, उसको बोलेंगे हम कोर। ठीक है। तो ये लिया कोर को पकड़ लिया एक हाथ में, दूसरे स्टोन को पकड़ लिया दूसरे हाथ में। अब इन दोनों को क्या कर दिया, रब करना स्टार्ट कर दिया, और तब तक रब करते रहना जब तक इसमें से फ्लेकिंग नहीं हो पाती एंड जब तक ये एक परफेक्ट शेप में नहीं आ पाता। राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फ्लेकिंग। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रेशर फ्लेकिंग? तो प्रेशर फ्लेकिंग में एक सिंपल सा ही फर्क है कि फ्लेक निकालने तक तो उसको दोनों को क्या करना है, रब करना है, बट यहाँ पे जो आपका कोर होगा जिसको आपको बनाना है, टूल बनाना है, दैट विल बी केप्ट ऑन द फर्म सरफेस। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में। उसमें हम हाथ में ही पकड़ते थे कोर को, कोर इन द वन हैंड, अदर वन स्टोन इन द अदर हैंड, बट यहाँ पे कोर जो होगा दिस विल बी केप्ट ऑन द फर्म सरफेस, एंड जो दूसरा स्टोन होगा वो अपने हाथ में पकड़ा होगा, एंड दैट विल बी पुटिंग द प्रेशर ऑन द कोर, एंड उसको फिर क्या करना है, रब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लेकिंग हो। राइट। तो इस पार्ट से
हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं ना। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेकिंग, तो फ्लेकिंग का मतलब है कि उस टाइम के पीपल जो है फायर के यूसेज से भी थोड़ा बहुत क्या थे, उनको पता था फायर्स के बारे में। तो जो फाइंडिंग हुई है सबसे पहले फायर की, दैट इज की ट्रेसेस ऑफ ऐश, जो भी ट्रेसेस ऑफ ऐश है वो फाउंड हुए हैं कहाँ पे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज फाउंड इन कुरनूल केव्स। तो कुरनूल केव्स में ट्रेसिंग्स ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड, राइट। अब इससे क्लियर होता है कि उस टाइम के लोगों को ना फायर के बारे में भी नॉलेज था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे टाइम पास करता चलता है एंड हम कह सकते हैं कि अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, राइट, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, तो एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है, और वो चेंज दिखता है इन्वायरमेंट में। दैट चेंज इज बीइंग सीन इन द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या चेंज आता है, इन्वायरमेंट जो है वो दिन ब दिन क्या होता जाता है, दैट यूज टू बिकम द वार्मर, ठीक है। अब इन्वायरमेंट वार्मर हो गया तो इसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना होकर क्या थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। इसकी वजह से मेजर डेवलपमेंट हुई। हाउ मेजर डेवलपमेंट कैसे हुई, अब इन्वायरमेंट अगर वार्म बन गया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रासलैंड है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर वार्म जो है, एक वार्मनेस जो होता है वो आपके जो ग्रासलैंड के लिए कंडीशन है, बहुत ही प्रायर कंडीशन है एंड नेसेसरी कंडीशन है। तो इसकी वजह से ग्रासलैंड जो है वो डेवलप हो गया। अब जो भी ग्रोइंग थी वीट की, ग्रेन की, ये लोगों के द्वारा क्या कर ली गई, सीख ली गई, राइट। सो बहुत पहले के टाइम पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक पैलियोलिथिक पीरियड था जहाँ पे स्टोन टूल फाउंड होते थे। वो एक्सटेंड होते हैं तकरीबन 2 मिलियन से लेके अबाउट 12,000 ईयर्स एगो तक, राइट। अब यहाँ पे वी कैन से कि 3 पार्ट्स हैज़ बीन डिवाइडेड। एक आपने पैलियोलिथिक, ये जो डिवीजन है ना पीरियड्स की, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग, कि किस तरह से लोग रहते थे। एक पैलियोलिथिक का पीरियड था, फिर एक मेजोलिथिक का पीरियड था, फिर नियोलिथिक का पीरियड थोड़ा कंटिन्यूटी में आगे चल जाता है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में यूजुअली एक फीचर ये था कि जो लोग यूज़ करते थे वो स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, और इनके जो स्टोन टूल्स होते थे ना, इनका कुछ ज़्यादा फाइन एज नहीं होता था। और ये पीरियड तकरीबन एक्सिस्ट करता है 2 मिलियन। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था अपना पोर्शन, हमने जब पढ़ना शुरू करा था, वी टॉक्ड अबाउट द people living ago 2 million year ago। तो 2 मिलियन ईयर एगो से टाइम पीरियड कवर करता है पैलियोलिथिक का 12,000 ईयर एगो। तो इतने टाइम पीरियड तक बच्चों एक सा ही, हमें अभी बहुत इजी लगता है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, है ना, बड़ा एक फैंटेसी सॉर्ट ऑफ लगता है, बट इट वॉज नॉट अ फैंटेसी, इट वॉज अ रियलिटी पार्ट, राइट। सो यहाँ से पैलियोलिथिक पीरियड स्टोन टूल्स यूज करते थे, तो 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर एगो तक ये सारी चीज़ों का अर्लीस्ट पीरियड इसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें यूज होती थी। अब जब मैंने बोला इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कब हुआ, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। तो जब अराउंड 12,000 ईयर्स एगो इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो यहाँ से एक नया पीरियड, एक नई शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सेड टू बी मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है ये स्टार्ट करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के बाद से, एंड ये एग्जिस्ट करता है 12,000 से स्टार्ट होता है टू 10,000, ठीक है, 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इतने टाइम तक जो ये पीरियड चलता है ये मेसोलिथिक का पीरियड चलता है। अब इस टाइम पीरियड पे थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी, तो जो भी स्टोन्स फाइंड होते थे इस टाइम के, दे वर यूज टू बी वेरी टाइनी, एंड छोटे साइज की वजह से उनको क्या बोला जाता था, दे वर सेड टू बी माइक्रोलिथ। लिथ का मतलब होता है स्टोन एंड माइक्रो का मतलब होता है छोटा, दे वर सेड टू बी माइक्रोलिथ्स, ठीक है। एंड इनको माइक्रोलिथ्स इसीलिए बोला जाता था बिकॉज इनका जो टूल बनता था ना, माइक्रोलिथ्स जो होते थे, इनके पास इनको पकड़ने के लिए एक हैंडल होता था, और वो हैंडल बोन या वुड का बना होता था, जैसे कि सॉज हो गए, सिकल्स हो गए, ताकि जो भी प्रोडक्टिविटी है, जैसे एग्रीकल्चर में सॉ सिकल्स यूज़ करने हैं तो वो बहुत अच्छे वे से यूज़ हो सके। तो इस वे से हम कह सकते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड हुआ। देन इसके बाद फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो से एक पीरियड और स्टार्ट हो जाता है, दैट इज from 10,000 years ago जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज टू बी नियोलिथिक। तो ये एक नियोलिथिक पीरियड है, इसके बारे में हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे, बट इतना याद रखना है कि ये वो पीरियड है जहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हुई, एंड लोगों ने जो टूल्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे वो एक तरह से हाईली मॉडिफाइड टूल्स थे, जिन पे उनका फाइन एजेस होते थे,
ठीक है। एंड जो भी स्टोन टूल्स होते थे इस पीरियड में दे वर पॉलिश्ड, वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स होते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कुछ फैक्ट्स अबाउट द ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, तो अगर देखा जाए ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, सो द वेरी फर्स्ट वी कैन से ये कौन से पीरियड में फाउंड हुई थी। सो ऑस्ट्रिचेस जो थी दिस वर फाउंड इन द पेलियोलिथिक पीरियड। तो पेलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस जो थे वो फाउंड हुए थे एंड दिस वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो दिस वर फाउंड हेयर। अब इसके बाद एक और पैलियोलिथिक साइट है जो फाउंड हुई थी एज विद द नेम ऑफ द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, वो है इन हंसगी। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट जो थी ये क्या हुई थी, फाउंड हुई थी। एंड इस साइट में जो स्टोन टूल्स थे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोन टूल्स फाउंड हुए थे ना पैलेलिथिक साइट जो यहाँ पे थी इन हंस की, अब पैलेलिथिक साइट फाउंड हुई थी एंड इसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट यहाँ पे थी। ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कौन सी होती है, जहाँ पे स्टोन टूल बनाते, तो ऑब्वियसली स्टोन टूल एंड वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल भी था लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो स्टोन टूल बनाए जाते थे दे वर फाउंड बेसिकली ऑफ द लाइमस्टोन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन सा है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टोन टूल्स हमें मिलते थे दे वर ऑफ द लाइमस्टोन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से क्लियर, राइट। सो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस पार्ट को। हमें दो मेजो पैलेओ एंड नियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 12,000 ईयर्स एगो एक ड्रास्टिक चेंज दिखा एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से जो ग्रासलैंड्स थे उनकी कंडीशंस और अच्छी और बेटर हो गई, एग्रीकल्चर ग्रो बहुत अच्छे से डेवलप करा। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने की वजह से जो रिक्वायरमेंट फॉर द स्टोन्स एंड टूल्स थी वो भी चेंज होती गई। तो न्यूलिथिक पीरियड 10,000 ईयर्स को स्टार्ट हो जाता है एंड व्हेन दिस पीरियड स्टार्ट तो दो साइट्स आपको याद रखनी है, एक इन हंसकी में फाइंड हुई थी और इस ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता चल गया है, राइट ना। जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता गया चलता गया तो एक अपलिफ्टमेंट होती गई लोगों के लाइफ में, उन्होंने स्लोली बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट वॉज दे लर्नड हाउ टू ग्रो द ग्रेन्स। उन्होंने जितना भी ग्रोइंग ऑफ ग्रेन्स का पार्ट रहता है वो क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। अब पैलियो से मैसो से नियो, अब नियोलिथिक में उन्होंने अपनी अपलिफ्टमेंट कर दी। अब यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट कर दी, दे स्टार्टेड टेमिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे उन्होंने टेमिंग ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया। तो वेरी फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने टेम करा था दैट वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो ये वेरी फर्स्ट एक कह सकते हैं कि एनिमल जो उन्होंने क्या किया था, टेम करा था। फिर डॉग के डोमेस्टिकेशन या डॉग के टेमिंग के बाद उन्होंने स्लोली एनकरेज कर दिया शीप्स को, देन कैटल्स को एंड देन गोट को। स्लोली दे स्टार्टेड विद द शीप, कैटल एंड गोट, ठीक है। जब उन्होंने इन सब की टेमिंग भी स्टार्ट कर दी, इस तरह से उनका नाम क्या पड़ जाता है, दे सेड टू बी नोन एज द हर्डर्स, राइट। आज के टाइम पे आप जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी आज के टाइम पे प्रोडक्ट्स खाते हैं लाइक ग्रेन्स, वीट, बार्ली, मस्टर्ड्स, राइट, इन डिफरेंट सीजन्स, दिस ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेशन एंड दिस ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डोमेस्टिकेशन एज वेल एज द स्टडीज that our ancestors and the earlier people have found कि किस तरह से सर्वाइवल होना है, राइट। सो उस टाइम के लोगों को एक वाइल्ड एनिमल के बीच में और एक डोमेस्टिक एनिमल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो क्लियर था। वो किस तरह से क्लियर था, एक एग्जाम्पल दिया गया है इसके ऊपर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। जो डोमेस्टिक एनिमल होते थे उनके जो टीथ रहते थे, है ना, उनके जो टीथ रहते थे दैट यूज टू बी स्मॉल इन साइज, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे उनके जो टीथ होते थे प्लस उनके जो हॉर्न्स होते थे दैट सीम्स टू बी वेरी एनलार्ज। तो ये एक मेजर डिफरेंस था टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डोमेस्टिक एनिमल एंड द वाइल्ड एनिमल, राइट। नेक्स्ट, नाउ हाउ दे हैव अपकम विद अ न्यू वे टू द लाइफ। सो
पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अब देखो यहाँ पे बच्चों जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं आपका एक सीक्वेंस बना रही हूँ, है ना। पहले क्या हुआ, पहले सबसे पहले उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब तक वो छोटे छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक जगह पे रहते थे, लेकिन अब उनकी जो लाइफ थी उसमें क्या आ गया था, चेंज आ गया था। कब से, जब से मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था, क्योंकि तब इन्वायरमेंटल चेंज हो गया था और लोगों ने ग्रो करना ग्रेन्स को और बाकी सारे चीज़ों को सीख लिया, एंड इन द एंड में उन्होंने नियोलिथिक में तो टेमिंग ऑफ एनिमल्स भी सीख ली। अब जब वो धीरे धीरे करके अपने सर्वाइवल के लिए बेटरमेंट लाइफ करते जा रहे थे, तो उनका मेजर चेंज ये आता है कि जो पहले वो शॉर्ट टाइम के लिए एक जगह पे रहते थे और फिर माइग्रेट कर जाते थे दूसरी जगह पे, वो उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो नाउ द बेसिक चेंज वॉज अबाउट देयर सेटलमेंट। तो उन्होंने अब एक जगह पे रह के ही सेटलमेंट का स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने एक जगह पे ही रहना स्टार्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज दे वर हैविंग द लैंड टू सी, उसके बाद वो दे वर हैविंग द ग्रेन्स टू ग्रो, दे वर हैविंग द एनिमल्स टू बी टेम्ड। तो उनके पास सारी फैसिलिटी उन्हीं के अराउंड थी। तो इस तरह से एक ड्रास्टिक चेंज इन द सेटलमेंट ऑफ द पीपल में दिखता है, राइट। अब ग्रेन्स जब वो एक टाइम पे पैदा कर लेते थे तो उनको पता था कि हमें इसको क्या करना है, हमें इसको स्टोर करना है। फॉर स्टोरिंग दे वर यूजिंग द वेरियस पॉट्स, एंड कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ साइट से पॉट्स भी फाइंड हुए हैं, एंड इट्स सीन की जो पॉट्स थे दे वर वेरी डेकोरेटेड बाय द पीपल, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों ने धीरे धीरे करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, राइट। सो कुछ फाइंडिंग्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि कुछ फाइंडिंग्स जो थी मिली थी उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट भी है इसमें। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट्स रहे थे जिन्होंने फाउंड आउट करा, उन्होंने कुछ रिमेन्स, बर्न्ड प्लांट्स, बोन्स एविडेंस के तौर पे पाए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेन एंड बोन्स, एंड ये कौन सी जगह से मिले हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट द sites, right? तो when I am talking about the grain and bones, so सबसे पहले wheat, then barley, then sheep, goat, cattle. This all were found in Mehergarh. कहाँ पे फाउंड हुई थी? This were found in Mehergarh. In present ये कहाँ पे है? It is in Pakistan. Then rice and fragmentary we can say animal bones, तो ये फाउंड हुई थी कोलिद्वा में, और ये प्रेजेंट टाइम पे है यूपी में, ठीक है। उसके बाद अगेन राइस तो फाउंड हुआ था, राइस के साथ साथ कैटल भी फाउंड हुई थी। सो दिस वर फाउंड इन महागाड़ा। तो ये जो है महागाड़ा कैटल के साथ यहाँ पे फाउंड हुआ था। तो महागाड़ा ये भी कहाँ पे है? प्रेजेंटली इट इज़ इन यूपी में ही है। उसके बाद कुछ जगहों से वीट एंड लेंटिल, वीट एंड जो भी दालें वगैरह रहती हैं, लेंटिल, उसके बारे में पता चला। सो दिस वर फाउंड फ्रॉम गुफकराल, एंड दिस इज इन कश्मीर प्रेजेंटली, राइट। तो इसी तरह हमें मिलेट, कैटल, शीप्स, गोट, पिग का पता चला हेलूर से, जो कि प्रेजेंटली इन द आंध्र प्रदेश में है, राइट। सो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये सारे ट्रेसेस फाउंड हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनको जो ट्रेसेस फाउंड हुए दैट वर ऑफ हट्स एंड द हाउसेस। तो उनको अब लोगों को रहने के लिए घर भी तो चाहिए थे, तो हाउसेस एंड हट्स के ट्रेसेस भी फाउंड हुए आर्कियोलॉजिस्ट को। एंड इनमें से जो एग्जाम्पल या इम्पॉर्टेंट साइट जो फाउंड हुई थी दैट इज़ इन कश्मीर, प्रेजेंटली कश्मीर में, दैट वॉज विद द नेम ऑफ बरज़ौम, ठीक है। एंड जो लोग थे वो पिट हाउसेस भी बनाते थे, राइट, पिट हाउसेस भी बनाते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वो लोग एक रॉक शेल्टर्स में रहते थे, फिर रॉक शेल्टर्स में रहने के बाद उन्होंने घरों पे बनाना शुरू कर दिया। पहले वो टेम्पररी मूव करते थे, वो एक वन प्लेस टू अनदर, फिर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के लिए फाइंड आउट करा सॉल्यूशन। सो दिस इज हाउ देयर लाइफ चेंज, एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अबाउट 12,000 ईयर्स एगो क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होने के बाद उनका लाइफ में डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट भी आया, राइट। सो इस तरह से जितने भी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस होते थे, जितने भी सोसाइटी के लोग होते थे, जैसे कि जो फार्मर से कंपोज होती थी प्लस हमारे हर्डर्स के कंपोज होती थी, तो फार्मर्स एंड हर्डर्स दे ऑल यूज टू लिव टुगेदर, एंड एक छोटे से ग्रुप को जब ये इकट्ठे होकर रहते थे तो उसको बोला जाता था ट्राइब। सो व्हाट इज ट्राइब? ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। वो इकट्ठे रहते थे, एंड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती थी दे वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन,
wives of the family, then women and men, right? Like men जो करते थे basically they used to go to the different places for pasture, for the pasture land and animals की feeding के लिए. जो women होती थी ये they used to make the pots, they used to look after the grains. Then जो animals होते थे they used to do a very small work like जैसे गेहूं जब लगता है या grains जो होते थे तो उसको पक्षी खाने आते थे, वो उसको उड़ा देते थे. So every task जो था वो मिलजुल के एक family की तरह रहते थे, tribes में रहते थे, right? कुछ काम दोनों women and men मिलके करते थे, like milking of the animal हो गया, making of the pots हो गया. This both were done by both men and women, right? So एक आप साइट के बारे में देखेंगे, one is known as the मेहरगढ़ साइट. तो जो एक मेहरगढ़ साइट है, this is found in मेहरगढ़ साइट. सो मेहरगढ़ साइड की एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल. एंड ये जो साइट है दिस इज़ फाउंड इन नियर बोलन पास, नियर बोलन पास. अब जो ये बोलन पास है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है इनटू द ईरान, राइट? और मेहरगढ़ ही पहली ऐसी साइट है जहाँ पे मेन एंड वुमेन ने वीट बार्ली को ग्रो करना लर्न करा, राइट? सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपको आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से पसंद आया होगा. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट www.jatinverma.org फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल. आपको यहाँ पे हाउ टू कम विद द प्रीलिम्स ऑफ 2020, हाउ टू टारगेट द मेंस ऑफ द 2020 एंड द करंट अफेयर्स, PIB एनालिसिस एंड पॉलिटी लेक्चर्स, अबाउट एवरी डिटेल्स यू विल बी नोइंग अबाउट हेयर. एंड हमारी 10th के बाद 11th एंड 12th की हिस्ट्री भी मैं कवर करूँगी. डोंट वरी अबाउट दैट. सो thank you, a great thank you for giving your precious time, and I hope you would have learned and enjoyed my session. And in the next session I would be coming up with the next part and with some questions related to the part 1 and part 2 of history. So see you soon. Keep studying and stay tuned with me. Thank you.